हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी। हम कर रहे हैं होम साइंस का 19th चैप्टर मेरा परिवार और मैं। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी मानव विकास की और विकास के सिद्धांतों की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवार का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, देखभाल और परिवार की क्या भूमिका है हमारे व्यक्तित्व में। शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। रघु नाम का एक अनाथ है जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगता है। अब वो प्रतिदिन देखता है कि दंपति है वो अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ या अपने बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो सोचता है रघु कि काश मेरा भी एक परिवार होता, मैं अपने सदस्यों को प्यार करता, सहयोग करता, उनकी सहायता करता, उनके साथ प्रेम से रहता। तो परिवार में रहकर हमें अपने सदस्यों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है, हम प्रेम और सहयोग की भी अनुभूति करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिवार क्या है। अगर पारंपरिक रूप से बात की जाए तो पारंपरिक रूप से परिवार की परिभाषा समाज की उस आधारभूत इकाई के रूप में की जाती है जहां या तो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। कितने व्यक्ति? या तो दो या दो से अधिक। अब वो जो व्यक्ति साथ रह रहे हैं या तो वो शादी के बंधन में जुड़े हुए हैं, यानी कि उन्होंने शादी कर ली है, वो पति पत्नी हैं, या खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो या तो भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, या गोद लेने से जुड़े हुए होते हैं। जब किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लिया जाता है तो उसे भी परिवार का सदस्य माना जाता है। और एक छत, एक रसोई और आय के एक स्रोत का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि अगर आपसे परिवार की परिभाषा पूछी जाती है तो आप बहुत ही आसान शब्दों में बता सकते हैं, परिवार समाज की वह आधारभूत इकाई है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति साथ में रह रहे हैं, या तो वो विवाह के बंधन में जुड़े हुए हैं, या खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, या सदस्य को गोद लिया हुआ है, एक ही छत का उपयोग कर रहे हैं, एक ही रसोई का प्रयोग कर रहे हैं तथा आय के एक स्रोत का उपयोग कर रहे हैं। जब एक परिवार में विवाहित दंपति और उनके बच्चे, देखिए हमने बात की परिवार के अर्थ और परिभाषा की, अब हम बात कर रहे हैं परिवार के प्रकार की, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। सबसे पहले हम एकल परिवार की बात कर रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होता है, विवाहित दंपति यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे साथ में रह रहे हैं। अब चाहे वो बच्चों का जन्म प्राकृतिक रूप से हुआ है या उन बच्चों को उन्होंने गोद लिया है कानूनी रूप से, दोनों ही प्रकार के बच्चे परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं और उस समूह को क्या कहते हैं, मौलिक परिवार या एकल परिवार। आसान से शब्दों में आप समझ सकते हैं, माता पिता और उनके बच्चे रह रहे हैं साथ में, दादा दादी नहीं रह रहे, चाचा चाची नहीं रहे, कोई भी नहीं साथ में रह रहा, केवल माता पिता और उनके बच्चे रह रहे हैं। इस परिवार को हम क्या कहेंगे, एकल परिवार या मौलिक परिवार। दूसरा परिवार कौन सा है, विस्तारित परिवार या संयुक्त परिवार। अब इसमें क्या होगा, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनके भाई बहन रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, उनके माता पिता रह रहे हैं। आपके शब्दों में हम बात करें, दादा दादी रह रहे हैं, आपके माता पिता रह रहे हैं, आपके चाचा चाची रह रहे हैं। तो इस तरह का जो परिवार होता है इसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार। अब हमने बात कर ली एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब हम बात कर रहे हैं परिवार के कार्य कौन कौन से हैं। यानी जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार अपने सभी सदस्यों को क्या क्या उपलब्ध कराता है, जीवन को किसी भी प्रकार के खतरे की सुरक्षा। जब हम परिवार में रह रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित हम महसूस कर रहे होते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, मेरा परिवार मेरे साथ है, चाहे वो वित्तीय है, मानसिक है, सामाजिक है, किसी भी प्रकार के खतरे से हम सुरक्षित महसूस करते हैं परिवार में रहकर। अपने सदस्यों के बीच भावात्मक जुड़ाव के लिए अवसर, जब हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो वो अवसर हमें कैसे मिलता है, परिवार में रहकर मिलता है। परिवार अपने सदस्यों के बीच ऐसे बहुत सारे अवसर प्रदान करवाता है जिससे वो आपस में भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जैसे किसी समस्या के समय हमें परिवार के सदस्य मदद करते हैं तो हमारा भावात्मक जुड़ाव होता है। हम उदासी में हैं, तनाव में हैं, दुख में हैं, सुख में हैं, तो परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं और यहीं से अवसर प्रदान होते हैं भावात्मक जुड़ाव के, यानी इमोशनल अटैचमेंट के। उसके बाद वित्तीय तथा भावात्मक सुरक्षा,
क्या है वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी? हमें पता होता है हम अपने परिवार पर निर्भर हैं अपने किसी भी वित्तीय खर्चे के लिए, किसी भी तरह की वित्तीय सुरक्षा के लिए। हम तनाव में हैं, उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, या हम खुश हैं, दुखी हैं, सब तरह की भावात्मक सुरक्षा हमें परिवार से मिलती है। शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी से माता पिता प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि उसकी शिक्षा कहाँ होगी, उसके लिए पैसा जोड़ना है, हमें उसको अच्छी शिक्षा देनी है। तो शिक्षा का जो माध्यम हमें प्राप्त होता है अच्छा जीवन जीने के लिए, वो परिवार में रहकर प्राप्त होता है। संस्कृति तथा मूल्यों को सौंपना। आपने देखा होगा हर परिवार के रीति रिवाज, प्रथाएं, मूल्य, संस्कृति अलग अलग होती हैं। तो ये हमें किससे प्राप्त होती है? परिवार में रहकर। आपके दादा दादी को उनके माता पिता ने सिखाया कि हमारे कौन से संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, प्रथाएं हैं। आपके माता पिता आपको सिखाते हैं और आप अपने बच्चे को आगे सिखाएंगे। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो संस्कृति है, ये जो मूल्य हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, वो हस्तांतरित होते रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। मनोरंजन। परिवार में हम अपने सदस्यों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं, खेल खेलते हैं, इंडोर आउटडोर। हम दुखी हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, हमें सहयोग मिलता है। तो मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा साधन है परिवार। विशेष रूप से हम बात करें संयुक्त परिवार, जहां आप कभी भी बोर नहीं होते हैं। तो ये हमने बात कर ली परिवार के कार्य कौन कौन से हैं। अब हम बात कर रहे हैं परिवार का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। क्या है परिवार का जीवन चक्र? देखिए, इसे हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है शुरुआत की अवस्था। शुरुआत की अवस्था में क्या होता है? आप सबसे पहले अपने परिवार के विषय में सोचिए। जब आपके माता पिता का विवाह हुआ तो उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया और तब अब उनका पारिवारिक जीवन चक्र प्रारंभ हुआ। यानी एक लड़के और लड़की का जब विवाह होता है, वो विवाह के बंधन में बंध गए, तो ये सबसे पहली अवस्था होती है पारिवारिक जीवन चक्र की। क्या हुआ? अब उनका पारिवारिक जीवन चक्र शुरू हो गया। जैसे ही आपके माता पिता का विवाह हुआ, उन्होंने इस चक्र को आरंभ कर दिया। अब आगे क्या होगा? सबसे बड़े बच्चे के जन्म के साथ परिवार विस्तार के चरण में प्रवेश करता है। दूसरी अवस्था कौन सी हो गई? विस्तार की अवस्था। पहली कौन सी हुई? प्रारंभिक। दूसरी विस्तार की अवस्था। इसमें बच्चे का जन्म हो गया है। जब आप सब जीवन में व्यवस्थित होकर गृहस्थी संभालेंगे, तब आपके माता पिता का परिवार संकुचन की स्थिति में होगा। अब क्या होगा? आप तो कौन से चरण में प्रवेश कर रहे हैं? आपका जीवन व्यवस्थित हो गया, आप शादी करने वाले हैं या आपकी शादी हो गई। अब आपकी तो प्रारंभिक अवस्था शुरू हो गई है, लेकिन आपके माता पिता की संकुचन की अवस्था शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं सेवानिवृत्ति की अवस्था। ये तीनों ही परिवार के जीवन के विभिन्न पहलू हैं। आपसे पूछा जा सकता है डिटेल में, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिवार के जीवन चक्र की कौन सी अवस्थाएं हैं या कितनी अवस्थाएं हैं। आप एक चार्ट बना के आसानी से समझ सकते हैं। पहली कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था। नाम से ही स्पष्ट है, प्रारंभिक है, स्टार्टिंग हो रही है यहाँ लाइफ की। हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं यहाँ पे, यानी लड़के और लड़की की शादी हुई। आसान से शब्दों में हस्बैंड और वाइफ। यहाँ पे स्वतंत्र युवा वयस्क है, दोनों ने फैसला लिया शादी करने का, विवाह हो गया। ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था विस्तार की अवस्था। यहाँ क्या हुआ? संतान का जन्म हुआ, वो माता पिता बन गए। अब वो बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। ये सारी कौन सी अवस्था है? विस्तार की अवस्था। तीसरी अवस्था, अब बच्चों का पालन पोषण कर लिया, उनकी शिक्षा पूरी हो गई है, बच्चे अपना जीवन यापन खुद कर सकते हैं, बच्चे शादी कर रहे हैं या बाहर कमा रहे हैं। ये सारी की सारी अवस्था कौन सी है? संकुचन की अवस्था। अब जो माता पिता हैं वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब ये समय में वो अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकते हैं या अपनी किसी रुचि को विकसित कर सकते हैं, समाज सेवा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि अब वो अपने दायित्वों से, कर्तव्यों से लगभग मुक्त हो गए हैं, इन दोनों अवस्थाओं को पार कर गए हैं। अब हम एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। इसे एक छोटे से डायग्राम से समझिए। ये युवक और युवती हैं, ये इनकी पहली अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था। इन्होंने यहाँ विवाह कर लिया। अब बच्चे का जब जन्म हुआ, ये कौन सी अवस्था आ गई? विस्तार की अवस्था। अब बच्चे अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं, ये कौन सी अवस्था आ गई? संकोचन की अवस्था। अब यहाँ पर ये आप हैं,
आपकी कौन सी अवस्था शुरू हो जाएगी? प्रारंभिक अवस्था। चलिए एक एक करके इनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक स्तर या प्रारंभिक अवस्था। हम परिवार के जीवन चक्र का आरंभ युवा अवस्था से करेंगे, यानी अभी शादी हुई नहीं है, युवा अवस्था है, क्योंकि यह जीवन का वह स्तर है जब व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान प्राप्त कर लेता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे अपनी पहचान प्राप्त करता है, और यह वो समय है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी पहचान प्राप्त कर लेता है और एक इंडिविजुअल के रूप में, एक स्वतंत्र युवा वयस्क के रूप में उभरता है। अब वह भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र इकाई है, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान विकसित कर ली है। उसका इमोशनल, सोशल, मेंटल सारे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो अपनी आइडेंटिटी पूर्ण रूप से विकसित कर चुका है। वो अपना जीविकापार्जन खुद कर सकता है। अब वो पालन पोषण के लिए परिवार पर निर्भर नहीं है, वो परिवार से अलग रह सकता है, अपने स्वास्थ्य का, अपने पोषण का ध्यान रख सकता है। ये प्रारंभिक अवस्था है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अब उसके बाद क्या होता है? विवाह करके व्यक्ति सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध की स्थापना करता है। विवाह व्यक्ति के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, सामंजस्य स्थापित करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, मानसिक परिवर्तन आते हैं, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। तो इसलिए युवती का जो विवाह होता है उसकी आयु 18 वर्ष और युवा के विवाह की 21 वर्ष आयु मानी गई है। इससे पहले उनका विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन भी पूरी नहीं होती है और वे शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं होते हैं और मानसिक रूप से भी विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये उनकी आयु मानी गई है। लड़के की कितनी? 21 वर्ष और लड़की की कितनी? 18 वर्ष मानी गई है। लेकिन आजकल क्या होता है? पहले के ज़माने में बुज़ुर्ग जो है, घर के परिवार वाले बड़े बुज़ुर्ग वही डिसाइड कर लेते थे कि विवाह कब करना है बच्चों का और किसके साथ करना है। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है अपने जीवन साथी के चयन में और विवाह करने के समय में खुद भी निर्णय लेना चाहता है कि हमें कब विवाह करना है और किसके साथ करना है। विवाह की तैयारियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तैयारियों से मेरा आशय विवाह की डेकोरेशन, साज सज्जा, ढोल वाले, मेहंदी वाले से इनसे नहीं है, बल्कि विवाह की प्रक्रिया में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती हैं, बहुत सारे दायित्व, बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी होती है, क्योंकि विवाह के बाद लड़के और लड़की को साथ रहना होता है। उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। विवाह के बंधन में बंधने वाले दोनों युवाओं को विवाह की परंपरा का सामना करने के लिए भावात्मक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना होता है। क्योंकि देखिए, जिससे हमारा विवाह होता है उससे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। लड़की अपना घर छोड़कर अपने ससुराल में रहती है, दो परिवार एक साथ जुड़ते हैं, सामाजिक रिश्ते अलग हो जाते हैं और भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। उन्हें अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करने यानी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लाइफ हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, कभी तनाव होता है, कभी मनमुटाव होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो सहन शक्ति का विकास करने, तनाव से निपटने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इमोशंस को भी कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें नई नई होती हैं, हमें नहीं पता होना इनसे कैसे डील करनी है, कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसके लिए परिवार के अनुभवी जो वयस्क होते हैं उनसे काउंसलिंग या सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि वे इस अवस्था से गुजर चुके होते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता होता है जब उनका समय आया था वो तनाव से कैसे निपटे थे, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिन्होंने उसके रिश्ते को मजबूत बनाया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिनसे तनाव अधिक पड़ा। तो वो अपनी काउंसलिंग से, अपनी सलाह से, सलाह मशवरा साझा करके जो नवविवाहित युवा युवती हैं उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तनाव से निपटने के लिए और सामंजस्य स्थापित करने में मदद
करते हैं। वित्तीय पुनर्योजना क्या है? वित्तीय पुनर्योजना यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, युवक और युवती जब विवाह के बंधन में बढ़ते हैं तो उन्हें आगे की भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना खर्चा करना है, कितनी सेविंग करनी है, बच्चों के लिए कैसे रेडी होना है, उनके लिए आगे कैसे प्लानिंग करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी है, घर का खर्चा कौन चलाएगा, आगे की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। इसे हम कहते हैं वित्तीय पुनर्योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि निरोध का इस्तेमाल, गर्भाधान, यौन संबंधों से उत्पन्न इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिन पर उन दोनों को विचार विमर्श करना होता है, निर्णय लेने होते हैं कि कब उन्हें माता पिता बनना है, इन्फेक्शन ना हो, सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाएं, निरोध का इस्तेमाल आदि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं जो उनके बीच में होते हैं। विवाह युवा दंपति के जीवन में अनेक नए भूमिकाएं निर्धारित करता है और उन्हें सहज रूप से दोनों परिवारों में एकीकृत करता है, क्योंकि केवल विवाह जो होता है वो युवक और युवती का नहीं होता, दो परिवार उसमें एकीकृत होते हैं। इसलिए विवाह के साथ साथ जो कपल होता है, युवा दंपति होती है, उनके जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी भूमिकाएं हैं, उनका निर्धारण हो जाता है विवाह करने के साथ में। युवा दंपति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अच्छे अंतर संबंध स्थापित करने के प्रति प्रारंभिक परिवार जीवन चक्र में संवेदनशील हो। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब फर्स्ट स्टेज है यानी कि स्टार्टिंग स्टेज है, पहली अवस्था है जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, उसी अवस्था में वो दोनों संवेदनशील हो कि हमें आपस में सच्चे संबंध बनाने हैं। क्योंकि अगर प्रारंभिक अवस्था में अच्छे संबंध नहीं होंगे तो आगे चलकर भी लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, तनाव की स्थिति होगी, बच्चों पर भी बुरा असर होगा और लाइफ टाइम यही चलेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही अच्छे संबंध है तो एक मजबूत और खुशहाल पारिवारिक जीवन की नींव पड़ेगी, वरना आगे ना ही मजबूत होगा ये संबंध और ना ही खुशहाल होगा, केवल तनाव और अवसाद होगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में ही ध्यान रखना है। दूसरी अवस्था की हम बात कर रहे हैं, विस्तार का स्तर या विस्तार की अवस्था। हमने बात की थी कैसे शुरू हुई, ये माता पिता बनने के साथ, यानी पहली संतान के जन्म के साथ ये अवस्था शुरू हो जाती है। पितृत्व का चयन इच्छा के अनुसार होना चाहिए। देखिए क्या आशय है इस वाक्य का, यानी कि जब एक लड़का पिता बनने वाला है तो उसे यह पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं पिता बनने के लिए तैयार हूँ या नहीं। केवल माता पे नहीं बल्कि माता और पिता दोनों पर ही, चाहे शारीरिक रूप से बात करें, भावात्मक रूप से बात करें, मानसिक रूप से या वित्तीय रूप से, क्योंकि बच्चे के जन्म के साथ खर्चा भी बढ़ जाता है, आगे उसका पालन पोषण, उसकी पढ़ाई, जब एक माँ गर्भ धारण करती है उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, मानसिक रूप से दोनों की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, सामाजिक जो संबंध होते हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो बहुत सारी अतिरिक्त जिम्मेदारियां आती हैं। दंपति को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और वित्तीय रूप से इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना चाहिए, तभी उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि अब हम माता पिता बनने के लिए तैयार हैं, अब हम माता पिता बन सकते हैं। अगर वो इन जिम्मेदारियों के लिए, इन परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें थोड़ा समय और लेना चाहिए और उसके बाद ही पितृत्व और मातृत्व का चयन करना चाहिए। जीवन चक्र के स्तर पर पति पत्नी दोनों को व्यक्तिगत तथा साझा जिम्मेदारियों के बीच में संतुलन बनाकर परस्पर और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। देखिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी पर्सनल होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं जो पति और पत्नी दोनों मिलकर निभाते हैं। तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है ताकि वो आपस में जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी निभा सकें, परिवार के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं उनका भी निर्वाह कर सकें। इस अवस्था के दौरान माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। पहली अवस्था थी जहां वो केवल पति पत्नी थे, ये जो अवस्था है इस अवस्था में पति पत्नी से वो माता पिता भी बन गए हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्य होता है बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका व्यक्तित्व, उन्हें एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा इंसान बनाना, ये माता पिता के दायित्व इस अवस्था में शुरू हो जाते हैं। वे उनकी शारीरिक, भावात्मक, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
हमने बात की थी शुरू में जब परिवार के कार्यों की, तो हमने बात की थी हमारी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, वित्तीय, भावनात्मक, सारी आवश्यकताएं कहाँ पूरी होती हैं? परिवार में। तो यही वो अवस्था होती है जब माता पिता अपने बच्चों की ये सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, और यह पारिवारिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। बच्चे का पालन पोषण, उसकी शिक्षा, उसे सही व्यक्तित्व प्रदान करना, सहयोग करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, अनुशासन में रखना, ये सारे के सारे जो कार्य होते हैं बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहीं पर एक बच्चे का भविष्य भी निर्धारित होता है। ये कौन सी अवस्था हो गई? विस्तार की अवस्था। तीसरी अवस्था जहाँ पर माता पिता सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिसे कहते हैं संकुचन की अवस्था, संकुचन स्तर। यह अवस्था तब शुरू होती है जब पहला बच्चा एक आत्मनिर्भर वयस्क के रूप में घर छोड़ने के लिए तैयार होता है, यानी अब वो सेल्फ डिपेंड है, वो घर से बाहर जीवन यापन कर सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पोषण के लिए अब वो परिवार पर निर्भर नहीं है। यह अवस्था आखिरी संतान के घर छोड़ने या दंपत्ति में से किसी एक की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। तो ये 3 अवस्थाएं कौन सी थी? प्रारंभिक, विस्तार की अवस्था और संकुचन की अवस्था। और इस संकुचन की अवस्था में अब व्यक्ति जो है समाज सेवा कर सकता है, अपनी किसी रुचि का विकास कर सकता है, पोते पोतियों के साथ खेल सकता है और अपना जीवन बिताकर आनंद ले सकता है। तो हमने 3 अवस्थाओं की बात कर ली। अगले वीडियो में हम बात करेंगे परिवार के सदस्यों की देखभाल की और परिवार के अन्य कार्यों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।